आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर यशु खुराना से, जिन्होंने अभी एमपी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप कैसा फील कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर और एग्जैक्टली कैसा फैमिली का एक्सपेक्टेशन जो थे वो आपको लग रहा है कि अब पूरे हो गए हैं, आपकी अपनी खुद से एक्सपेक्टेशंस, और किस तरह सबका एक फीडबैक था या कैसा उन्होंने रिएक्ट किया आपके सिलेक्शन पर, और आपने खुद भी। थैंक यू फॉर द हार्ट वार्मिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी एक सरियल सा एक्सपीरियंस है। अभी द फैक्ट दैट आई हैव क्वालिफाइड अ जुडिशियल एग्जाम हैज़ येट नॉट सिंक्ड इन प्रॉपर्ली, बट हाँ, ओवर दीज 2-3 days आई एम सीइंग अ लिटिल बिट चेंजेस कि कैसे कैसे लोगों का रिएक्शन चेंज हो रहा है, द रिस्पेक्ट जो मिल रही है बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम वो है। एंड फैमिली की तरफ से ऑब्वियसली एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी, स्पेशली माय पेरेंट्स एंड माय सिबलिंग्स। लाइक उनको है कि फाइनली यू नो देयर इज़ अ फीलिंग कि आई हैव मेड देम प्राउड, तो दैट इज़ विजिबल इन देयर आईज एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट valuable thing that I have earned after clearing this exam. एक ऐसा सपना जो आप खुद अपने लिए देख रहे थे या वो पेरेंट्स भी आपके लिए देख रहे थे, exactly. तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, कि आपने जो एस्पायर किया, जो अपने लिए सोचा, वो आपने कर दिखाया। exactly. तो क्या ये आपका अपना खुद का ड्रीम था या पेरेंट्स के विश? क्योंकि अधिकतर कई बार होता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स की विश पूरी करता है या कई बार उसका खुद का एस्पिरेशन होता है वो बनना। तो क्या चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया कि आपको एक जुडिशियल सर्वेंट या जज बनना चाहिए? किस चीज़ ने आपको इतना प्रेरित किया? मुझे एक्चुअली क्या ये इनिशियली जो थॉट है, द आइडिया दैट आई शुड बिकम अ जज, आई वोंट से दैट दिस इज ओरिजिनली माय थॉट और ये स्टार्टिंग से ही मैंने सोचा हुआ था। आफ्टर आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन लॉ, this idea was inculcated in me by my parents only. It was my parents' dream कि you know that I should qualify a judicial exam, I should become a judge. और उसका main reason ये है कि there is so much respect and honor that is attached to this post. Especially my grandmother. उनका भी एक ये dream था कि you know that her grandchild becomes a judge and brings so much respect to the family. तो ये एक main था. But I, after completing my law, was more inclined towards advocacy, and you know I had inclination कि I should join practice, I should become a good advocate, I should establish myself as an advocate. Practicing की तरफ भी आपका रुझान था? हाँ जी, मेरा inclination law खत्म होने के बाद थोड़ा practice की तरफ ज़्यादा था. Okay. But to you know settle out, उस टाइम पे किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि हम एज अ जज लाइफ कैसी रहेगी या एज अ एडवोकेट आपकी लाइफ कैसी रहेगी। ऑब्वियसली आपने इंटर्नशिप्स करी होती हैं, बट उन इंटर्नशिप्स पे आपका एक्सपोजर बहुत लिमिटेड रहता है। आपने जुडिशियल इंटर्नशिप्स भी करी होती हैं, आपने एडवोकेट्स के साथ भी इंटर्नशिप्स करी होती है, लिटिगेशन इंटर्नशिप्स भी करी होती हैं, बट दैट एक्सपीरियंस इज़ वेरी लिमिटेड। सो उसको थोड़ा और एक्सपैंड करने के लिए, यू नो, टू रियलाइज कि दोनों साइड्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द बेंच कैसा एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि आई विल ज्वाइन अ जुडिशियल ऑफिसर। तो आई डिड माई लॉ रिसर्चर लॉ क्लर्कशिप विद ऑनरेबल जस्टिस संजीव नरोला इन दिल्ली हाई कोर्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन। आई वर्कड विद हिम फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर एंड अ हाफ, एंड वहाँ पे मेरे को एक्सपीरियंस मिला काफ़ी फ्रूटफुल एक्सपीरियंस। एंड यू नो द फाउंडेशन जो ले हुई एज मेरे लिए इन द फील्ड ऑफ लॉ, how to read files, how to approach each question of law, how to you know understand the arguments of the advocate, ये सब चीज़ें वहाँ से मेरे को सीखने को मिली। हाँ, एंड मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को वहाँ से सीखने के लिए मिली कि डिसिप्लिन का कितना इंपॉर्टेंस है इस फील्ड में, टाइम मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है। All these things, you have to contribute time towards your life also, you have to contribute time towards your job also. तो ये सब चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली। उसके बाद जब मैंने आई हैड सफिशिएंट एक्सपोजर ऑफ व्हाट अ जजेस लाइफ इज लाइक, तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि नाउ आई विल वर्क विद अ ट्रायल कोर्ट एडवोकेट। ओके। तो उसके लिए आई वर्कड विद मिस्टर संजीव बजाज, ही इज़ अ एडवोकेट इन दिल्ली तीसरी कोर्ट्स। उनके साथ मैंने 1 साल के लिए काम करा, 1-1.5 साल के लिए, एंड वहाँ पे भी मेरे को काफ़ी मतलब एडवोकेट की लाइफ में मतलब जो स्ट्रगल होती है
वो सब चीज़ें एज एन एडवोकेट आपको 24 आवर्स आपको यू हैव टू रिमेन मल्टीटास्किंग, यू हैव टू रिमेन ऑन योर फुट, यू हैव टू बी एक्टिव, ठीक है, वो सब चीज़ें वहाँ से मेरे को सीखने को मिली। और एज एन एडवोकेट आपको क्लाइंट्स की बात भी ध्यान रखनी है, उनका इंटरेस्ट भी ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड कि जज को कौन सी बात अच्छी नहीं लगेगी या जज को कौन सी बात अच्छी लगेगी। तो वो सब बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग जो लाइफ है एज एन एडवोकेट, वो सब क्वालिटीज़ मेरे को वहाँ से सीखने को मिली। फिर जब इन दोनों चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद मैंने अपने पर्सनल क्वालिटीज़ और अपने पर्सनल ट्रेट्स के साथ कंपैरिजन करा कि लाइक द लाइफ दैट आई एस्पायर वो मेरे को कहाँ से मिल सकती है और इजीली या बेटर वे में कैसे मिल सकती है। तो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि आपको जज बनना चाहिए या जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई मेरी थोड़ी जर्नी लंबी रही है, बट आई थिंक इट इज़ अ वेरी लर्निंग जर्नी, इट हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो उसकी वजह से आई डू नॉट रिग्रेट कि मेरे को टाइम लगा, बिकॉज इस टाइम की वजह से मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस भी गेन करा है। डेफिनेटली जब कोई चीज़ लाइफ में इतना समय ले रही है तो डेफिनेटली वो आपको कुछ सिखा भी रही है। और ऐसा माना जाता है कि अगर एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके या कोई भी एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक जो कामनेस आती है अपनी पोस्ट को लेके और जो समझ आती है, जो डेवलपमेंट होती है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, वो शायद जो इनिशियल स्टेज पे ही क्लियर कर दे स्टूडेंट एग्जाम, शायद उनके अंदर वो नहीं आती है। दैट ग्रेजुअल डेवलपमेंट वो उसी स्टूडेंट के अंदर आती है जो बाय द टाइम उस स्ट्रगल को फेस करके आगे आता है। And also, I'd like to add one point here. Initially, when I had completed my law, I used to hear this thing a lot कि advocates used to complain कि ये जो नए एकदम fresh recruits हो रहे हैं, you know, immediately after completing the graduation, they are becoming judges. I used to hear that these kind of judges advocates have this perception that these judges do not have the requisite practical experience, and you know, they cannot understand the problems that the advocates go through. So I had this point in mind also, and I wanted that when I become a judge, I shouldn't hear any advocate complain that he does not have the practical knowledge of what an advocate goes through and all that. तो ये भी एक reason था कि मैंने पूरा एक reasoned decision लेने के लिए I took experience from both sides of the bench, और फिर मैंने decide करा कि नहीं, judiciary is the right option for me. Right. So, what strategy you adopted for your preparation? मतलब किस तरह आपने strategy build up की prelims के लिए? Because there are 3 stages: prelims, mains and interview. Right. तो किस तरह आपने तीनों को तैयारी की? Like prelims, mains के लिए साथ में ही तैयारी की और आपने इसके लिए coaching ली, तो आपको किस तरह की guidance मिली? और आपको लगता है कि हाँ, बिना coaching के या coaching के साथ कुछ difference create होता, तो इस पे आपका क्या कहना है? So I think I'll answer this question in 2 parts. Firstly, I'll tell you about my preparations कैसी थी, and then I'll tell you whether coaching is important or not. So as regards my preparation, because I was working throughout and simultaneously preparing, तो मेरी preparation जो थी was stage oriented. I had prepared for the pre-exams when I used to appear for the pre-exams, and when I was to appear for the mains exam, तो उससे थोड़ा टाइम पहले मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। बट आई थिंक इस अप्रोच की वजह से भी मेरे एग्जाम जितनी इनिशियली नई स्टेज पे नहीं क्लियर हो पाए। एंड आई थिंक द राइट अप्रोच वुड हैव बीन कि अगर मैं मेंस के लिए ही जो अपनी प्रिपरेशन है वो पहले कर लेता और उसके बाद अपनी मतलब प्री के लिए जो होता है उसके लिए स्टार्ट करता, तो आई थिंक माई रिजल्ट वुड हैव कम आउट अ लिटिल अर्लियर। बट ये है कि मेंस की प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो आपको क्या है, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कॉन्सेप्चुअली, और इस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की वजह से आपके जो प्री की अंडरस्टैंडिंग है, जो प्री के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो ऑब्वियसली मेंस की प्रिपरेशन हेल्प करती है अगर आप पहले कर ले। बट ये है कि कई लोग जैसे पीपल लाइक मी हु आर साइमल्टेनियसली वर्किंग, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता कि दे कैन सिट एंड दे कैन प्रिपेयर मेंस के नोट्स थरली बिफोर द प्री एग्जाम इटसेल्फ। तो उनके लिए काफ़ी एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच हो जाता है कि जैसे प्री का एग्जाम आ रहा है तो हमें अब प्री की तैयारी करनी है वाइल वर्किंग ऑल्सो। तो उन केसेस में मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगे, बट ऑब्वियसली अगर आपकी प्रिपरेशन सिंसियर है और आपने अगर आपकी राइट डायरेक्शन में, इफ यू हैव द राइट गाइडेंस, तो फिर आपको ऑब्वियसली रिजल्ट मिलेगा ही, इररिस्पेक्टिव कि आपने प्री की प्रिपरेशन पहले करी है या प्री से पहले ही आपने मेंस की प्रिपरेशन कर दी है। बट आई थिंक कि हाँ, मेंस की एग्जाम देने से पहले आपके एक
मेंस के जो प्रॉपर नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर जो हैं सब्जेक्ट वाइज डिटेल में कवरिंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो आपके पास रेडी होने चाहिए, तभी आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हो। अदरवाइज आई थिंक अगर आपका मेंस उसके बिना क्लियर हो तो वो एंटायरली लक पे डिपेंडेंट हो जाएगा। एंड आई डोंट वांट टू सजेस्ट एनीवन टू entirely base their preparation on luck. I think hard work is the most important role जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्वालिटी है। And now coming to the second question, what is the importance of coaching and all? For that I believe कि कोचिंग से आजकल प्रिपरेशन काफ़ी ईजी हो गई है। कोचिंग से आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। टाइम एज इन बच जाता है कि अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो द थिंग्स दैट यू विल लर्न बाय गिविंग मल्टीपल एग्जाम्स एंड फेलिंग इन दोज एग्जाम्स, वो आपकी सेव हो जाती है बाय ज्वाइनिंग कोचिंग। कोचिंग ज्वाइन करने से आपको क्या होता है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस टीचर्स मिल जाते हैं जिन्होंने कितने सारे ऑलरेडी प्रीवियस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को गाइड करा है। तो जो उनके शॉर्ट कमिंग्स हैं और जो उनके फेलियर्स हैं या जहाँ पे उन्होंने लैक करा, वो आपको जल्दी मिल जाते हैं। तो वो एक है कोचिंग का बहुत बेनिफिट है इसमें। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आई थिंक सेल्फ प्रिपरेशन इज दी मोस्ट एसेंशियल थिंग। सेल्फ प्रिपरेशन के बिना आप नहीं कर सकते, बिकॉज आंसर्स जो याद करने हैं वो आपको याद करने हैं। कोचिंग के इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स हैं वो आपके लिए आंसर नहीं याद कर सकते, वो आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से आपको पता चल जाती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका ही सारा एफर्ट है जो काउंट होगा एंड दैट विल बेयर फ्रूट्स, जो एग्जाम के रिजल्ट में आपको दिखता है। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही आपने। कोचिंग कहीं ना कहीं आपका टाइम सेव करती है, कहीं ना कहीं आपको राइट गाइडेंस देती है और जो चीज़ें आप कर करके सीखते हैं, जैसा कहा जाता है इनफैक्ट चाणक्य नीति में भी ये लिखा है कि आप अपनी गलतियां कर करके सीखते हैं और समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों की ही गलती या दूसरों के एक्सपीरियंस को समझ के अपनी जिंदगी में उतार ले। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं जब आप कोचिंग लेते हैं या कहीं से गाइडेंस लेते हैं तो आप उस इंसान का एक्सपीरियंस अपने अंदर गेन कर रहे होते हैं। तो आपने कोचिंग कहाँ से ली थी? मैंने अपनी कोचिंग जो ली थी वो मैंने एम्बिशन से ली थी, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है। और इनिशियली जैसे आप बता रहे हो तो मेरे माइंड में भी आया था कि जब मैंने लॉ कंप्लीट करी थी तो ऑब्वियसली मेरे माइंड में था कि मेरे को क्लैरिटी चाहिए थी कि मेरे लिए क्या सही फील्ड है। तो इस वजह से भी मैंने इनिशियली कॉलेज ख़त्म होते ही या कॉलेज के ड्यूरिंग जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कि आजकल काफ़ी लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो अप्रोच नहीं फॉलो करी। बट मेरे को लगता है कि अगर मेरे माइंड में ऑलरेडी क्लैरिटी होती कि मेरे को जुडिशरी में ही जाना है स्टार्टिंग से, तो आई विल सजेस्ट टू एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग राइट नाउ कि आप अपने कॉलेज की ड्यूरेशन में ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और कोचिंग ज्वाइन कर लो, बिकॉज इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम आफ्टर यू कम आउट ऑफ द कॉलेज। उसके बाद आपके पास ये नहीं होगा कि अभी मेरे को कोचिंग में जाना है, वहाँ से अपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेनी है और उसके बाद मेरे एग्जाम क्लियर होंगे। तो उस चीज़ से आप टाइम सेव कर सकते हो। बाकी एम्बिशन ज्वाइन करने का डिसीजन मेरे को इसीलिए आया था क्योंकि ऑलरेडी मेरे कॉलेज से भी जो एग्जिस्टिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उन्होंने यहाँ से कोचिंग ली थी। और इसके अलावा जो मेरे को रिव्यू मिला था वो भी ये मिला था कि एम्बिशन की जो फैकल्टी है और जो स्टाफ है और जो यहाँ पे सारा मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है कि आप एग्ज़ाम जल्दी से क्लियर कर लो। तो ये रीज़न था मेरा एम्बिशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का। क्या आपको कोई ऐसी बात अपनी कोचिंग के दौरान की याद आती है कि कुछ बातें ऐसी होती है लाइफ में जो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, जैसे आप उन्हें सुनते हैं, समझते हैं? तो वाइल योर कोचिंग, जब आप कोचिंग कर रहे थे तो क्या कोई ऐसी बात है जो आपको अपने सर की बात याद आती हो कि हाँ वो एक पॉइंट में अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता? बिकॉज देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स जो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं और टीचर्स अधिकतर पढ़ते समय या पढ़ाते समय ये बताते हैं। तो क्या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसी लाइन जो आपको लगता है कि सर ने कही थी और वो मैं आज तक नहीं भूल पाया? सो इज देयर एनी लाइन, ट्रिक, स्टेटमेंट, कुछ ऐसा उन्होंने कहा जो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उसे फॉलो करते हैं और आज तक उसे भूल भी ना पाए हो? मेरे लाइफ में ऐसी दो चीज़ें हैं, एक जो मैंने आलोक सर से सीखी थी और एक है जो मैंने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा सर के साथ इंटर्नशिप के टाइम पे सीखी थी। आलोक सर से जो मैंने चीज़ सीखी थी वो ये थी, उन्होंने एक अपना एनेक्डोट शेयर कर रहे थे वो कि ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड वो अपनी एक जो उनका नोटबुक होती थी उसके पीछे उन्होंने एक बार लिख दिया था कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। और वो जो है उनके किसी रिलेटिव ने जब देखी तो उन्होंने कहा कि ही विल श्योरली बिकम अ गुड, मतलब अ वेरी रिनाउंड पर्सन, ही विल बिकम वेरी सक्सेसफुल। तो उस चीज़ को जब मैंने सुना तो मेरे माइंड में भी आया कि नहीं, आई हैव टू
say this to myself that I will become a judge. और इसके लिए I started, I wrote it down on my notebook. जो मेरी आंसर बुक्स थी उन पे मैंने लिख दिया कि I will surely become a judge. तो जब भी मैं उस लाइन को देखता था, मेरे को हमेशा प्रिपरेशन के टाइम पे जब थोड़ा आप लो पॉइंट पे होते हो, यू आर अनश्योर कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये इतना लंबा टाइम है. एग्जैक्टली. तो उस टाइम पे जब मैं उस लाइन को देखता था तो आई यूज्ड टू रिकलेक्ट कि मैंने ये जो प्रिपरेशन, ये जर्नी है, ये किस वजह से स्टार्ट करी थी. तो दैट हेल्प मी अ लॉट. एंड सेकेंड थिंग जो मेरे को थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी मोटिवेट करती आई है, तो एक बार while I was interning with senior advocate Siddharth Luthra sir, so I asked him, sir, what is the qualities and how can you become a good advocate? I asked him in that context. तो उन्होंने बोला था कि there is only one simple thing. You have to put in an enormous amount of hard work. You have to put in a cutting edge hard work. The amount of hard work that no other candidate is putting in. Then only you can outshine everyone else. Otherwise you will remain ordinary. तो उस पॉइंट को ध्यान रखते हुए जब भी मेरे को लगता था कि मैंने बहुत पढ़ लिया है या मेरे को लगता था कि अब मैंने सफिशिएंटली इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी ले ली है, तो उसके बाद मैं ये अपने लिए सेल्फ रियलाइजेशन लेके आता था कि नहीं, देयर आर स्टिल सो मेनी अदर पीपल हु आर पुटिंग इन मोर एफर्ट्स देन आई एम, और जिनका हार्डवर्क इवेंचुअली एग्जाम में शो होगा. तो वो मेरे को एक रियलिटी चेक देता रहता था, ये दो चीज़ें, कि अभी भी द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट आई एम पुटिंग इज नॉट सफिशिएंट, आई हैव टू डू मोर. तो दीज आर द टू थिंग्स दैट इस बात पे मुझे याशु आपकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को ये लगने लगे ना कि मैंने बहुत कर लिया है और आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट और अब मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है और अब मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्चुअल में वो गलत सोच रहा होता है. बिकॉज कभी भी एस्पिरेंट, जो रियल एस्पिरेंट होगा, वो कभी भी ये मान ही नहीं सकता है कि मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है. फिर चाहे वो इंटरव्यू दे के आ जाए तो तब भी वो नहीं कह सकता कि उसकी फर्स्ट रैंक भी आ जाएगी. तो एन एस्पिरेंट इज नेवर श्योर ऑफ, एंड वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपने ऊपर डाउट नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो इसलिए कहता है क्योंकि वो हमेशा एक बेटरमेंट का स्कोप अपने अंदर देखता है कि मैं आज तक जितना कर रहा हूँ लेकिन मुझे और इससे ज़्यादा बेटर करना है. तो आपकी जो कोचिंग थी वो ऑनलाइन कोचिंग थी, ऑफलाइन कोचिंग थी? क्योंकि अभी जैसा एरा चल रहा है तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग भी चल रही है, तो आपका क्या मानना है कि ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर है या ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है? My coaching was completely online. The entire duration of my coaching was online because COVID was at peak at that time. It was between the first and the second wave while I was part of the Ambition coaching. So I think there are certain hindrances that a student has to cross if he is undertaking an online coaching. And those hindrances are that, when you are attending a class for over 2 hours, a duration of 2 hours, so things start to become monotonous because you are sitting in the comfort of your home and you have all the facilities with you. So you tend to come into a relaxed mode, because of which you tend to lose focus on what the teacher is teaching. तो उसकी वजह से मेरे को लगता है थोड़ा हिंड्रेंस है. अदरवाइज ऑनलाइन कोचिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं. इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ कम्यूट का जो टाइम होता है, ट्रैवलिंग टाइम है, इट सेव्स यू ऑल दैट टाइम. 1 hour you have to put in to reach to the institute, then 1 hour you have to invest in coming back. तो वो टाइम आपका बहुत बच जाता है. तो उससे क्या है, आप टाइम मैनेजमेंट बेटर कर सकते हो. एंड आई थिंक ये टाइम मैनेजमेंट की वजह से भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन. जैसा आपने कहा कि आप वर्किंग थे एंड यू वर साइमल्टेनियसली वर्किंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो ऐसी स्थिति में तो जिस एस्पिरेंट के पास ऑनलाइन कोचिंग का ऑप्शन हो तो उनके लिए इससे बेटर रास्ता तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे कैन एट देयर प्लेस जहाँ पे भी हैं वो ऑनलाइन कोचिंग्स ले सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऑनलाइन कोचिंग्स में आपका टाइम, मनी बहुत हद तक सेव होता है. लेकिन साथ ही माना जाता है कि ऑनलाइन कोचिंग में आपको सिंसियर होना जरूरी है, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा. यू कैन नॉट डिविएट फ्रॉम योर पाथ, आप अपना फोकस लूज नहीं कर सकते. और ऑनलाइन कोचिंग में मेरे माइंड में भी कभी कभार ये चीज़ आई थी, और मेरे को लगता है ये बाकी कैंडिडेट्स के माइंड में भी आती होगी, कि ऑनलाइन जो आपकी वीडियो होती है वो थोड़े टाइम के लिए अपलोड रहती है. जो यूजुअली ऐप्स हैं उनकी सब ऐप्स पे थोड़े टाइम के लिए अपलोड रहती है. तो कभी कभार मेरे माइंड में आता था कि
नहीं यार मैं चलो इसके नोट्स तो कुछ टाइम बाद बना लूंगा, ये वीडियो अभी है थोड़े ड्यूरेशन के लिए, मैं आज नोट्स नहीं बनाता, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं हम इस चीज को। बट आई थिंक कि वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट यू आर पोस्टपोनिंग फॉर टुमारो, इट विल ओनली बर्डन द प्रेशर दैट इज ऑलरेडी देयर ऑन यू। तो जो भी आपका टास्क है, यू हैव टू विन दिस वॉर फ्रॉम योर माइंड। आपको आपके मन को समझाना है कि नहीं, अगर ये काम आज है तो मैं इसको आज ही करूंगा और जो उसका सही टाइम है उसी पे करूंगा। उससे क्या है, व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर माइंड और आप अपने मन को ये चीजें समझाने लग जाते हो, तो फिर आपके लिए एक सेटिस्फैक्शन आने लग जाती है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन आने लग जाती है कि नहीं, आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ। आपकी एक जो इनर कॉन्शियस है वो सेटिस्फाइड रहती है कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम इन प्रिपरेशन तो कोई बात नहीं, आई एम यूजिंग इट इन द राइट थिंग, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज में। तो ये सारी चीजें हैं मेरे को लगता है। अच्छा, एक जुडिशियल एस्पिरेंट के मन में बहुत बड़ा सवाल रहता है, जैसे कि जब कोई भी बच्चा तैयारी करता है, कोई एस्पिरेंट तैयारी करता है, तो वो ये कहता है कि बेयर एक्ट्स को कैसे पढ़ें, क्योंकि जनरली सभी टीचर्स और आपकी कोचिंग में भी कहा जाता होगा कि बेयर एक्ट्स पढ़िए या बेयर एक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के लिए, इनफैक्ट इंटरव्यू के लिए भी बेयर एक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है और मेजर रोल है। तो आप क्या मानते हैं कि बेयर एक्ट्स को किस तरह पढ़ना चाहिए और आपको बेयर एक्ट्स पढ़ना किस तरह सिखाया जाता था, और आप क्या स्टूडेंट्स को भी मैसेज देना चाहते हैं कि वो बेयर एक्ट्स को कैसे पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए बेयर एक्ट फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आई बिलीव कि बेयर एक्ट्स आर द बाइबल फॉर योर प्रिपरेशन। आपको अगर नोट्स भी पढ़ने हैं अपने इंस्टीट्यूट के, तो वो जो भी नोट्स भी बेस्ड होंगे, वो उनका जो बेसिस होगा वो आपकी बेयर एक्ट ही होगी। और अनटिल एंड अनलेस आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तब तक आपकी, मेरे को लगता है, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन लैक कर रही है। और उन फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए आपको बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने पूछा कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाए, तो आई थिंक कि ये अप्रोच, आप जितनी ज़्यादा बार बेयर एक्ट पढ़ोगे आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ को समझने के लिए कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाए। वॉट आई हैव लर्न थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस इज दैट आपको हर सेक्शन को बहुत माइन्यूटली एक एक वर्ड को समझ के पढ़ना पड़ेगा कि ये वर्ड अगर लेजिस्लेचर ने बेयर एक्ट में डाला है तो उसका इंटेंशन क्या था और उसका आगे यूज़ क्या है। और जब आप इस एंगल से बेयर एक्ट को या किसी भी सेक्शन को पढ़ने लग जाते हैं, तो जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास आती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है आपकी। आपको फिर चीज़ें मोनोटोनस नहीं लगने लगती। द बेयर एक्ट जो भी उसके अंदर लिखा है, ऑल दो सेक्शंस कम टू लाइफ। आप समझ पाते हो कि ये इस सेक्शन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ हो रहा होगा या इसका क्या यूज़ हो सकता है। जब आपको वो मिलने लग जाता है तो आपकी प्रिपरेशन, मैं समझता हूँ कि एक तरीके से स्टार्ट हो गई है। नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जब आपको समझ आ रहा है कि ये सेक्शन में जो लिखी है चीज़, इसका पर्पस क्या है और इसका यूज़ क्या है, और उसके बाद जब आपको ये क्लैरिटी आ जाती है, देन यू मस्ट कम टू द नेक्स्ट स्टेप। आपको केस लॉज पढ़ने चाहिए। उसके बाद फिर आपको उन सेक्शंस का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता चलने लग जाता है या जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस क्या हैं उन सेक्शंस की। फिर आपको एक चेक मिलता है कि जो आपने इंटरप्रिटेशन सोची थी इस सेक्शन की, क्या एक्चुअली में जो कोर्ट्स वर्क कर रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट्स, आर दे ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग। तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी इंटरप्रिटेशन सही है या गलत है। फिर वो आपको एक चेक मिल जाता है। तो बेयर एक्ट्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे को लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर आपको जुडिशियल एग्जाम निकालना है। एंड आई हैव टॉक टू मेनी ऑफ माई फेलो स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड दीज एग्जाम्स, जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने बेयर एक्ट ही मेन प्रिपरेशन लगी। लाइक 90% ऑफ देयर प्रिपरेशन वाज कंसंट्रेटेड ऑन द बेयर एक्ट्स एंड 10% वाज बेस्ड ऑन द रीसेंट केस लॉज एंड जुडिशियल लैंडमार्क जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रेलेवेंट सेक्शंस। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया स्टूडेंट्स को कि बेयर एक्ट कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या ओरिएंटेशन रखनी चाहिए बेयर एक्ट पढ़ते समय। तो आप क्या मानते हैं कि ऐसी कोई पढ़ते समय ट्रिक्स टेक्निक्स का भी यूज़ एक स्टूडेंट को करना चाहिए जब वो तैयारी कर रहा है, बिकॉज देयर आर सो मेनी सेक्शंस। तो किस तरह से एक डेवलपमेंट होनी चाहिए पढ़ने के लिए कि वो उन सेक्शंस को याद रख सके, उन प्रोविजंस को याद रख सके, मेमोराइज कर सके, क्योंकि हर एक्ट में इतने सेक्शंस हैं, इतने आर्टिकल्स हैं, इतने प्रोविजंस हैं, देन हाउ कैन अ स्टूडेंट रिमेंबर दैट? आपको उसकी गाइडेंस किस तरह दी गई?
जो चीज़ मेरे को एम्बिशन से काफ़ी यूज़फुल लगी बेयर एक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक तो उन्होंने मेरे को बताया कि बेयर एक्ट की कैसे मतलब डिवाइड करके और कैसे पढ़ना है। उसके अलावा देयर आर सर्टेन एब्रीविएशंस जो क्लास में सर बताते हैं पढ़ाते समय, जैसे कि अगर हमें सेक्शन 41 है सीआरपीसी का, उसमें काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसमें ऑफेंसेस दिए गए हैं कि इसके अंदर कॉग्निजेबल है एंड पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। अब अगर मैं पूरे सेक्शन याद करने की कोशिश करता तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज आई वॉज डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन ऑल्सो बिफोर ज्वाइनिंग। तो ये चीज़ मेरे को लगा कि हाँ, दिस हैज़ बीन मेड ईजी फॉर मी आफ्टर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट। अब उसमें था जैसे उन्होंने शॉर्ट फॉर्म कर दी, उसका उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बता दिया सिप सोडा, CIIPSODER, एंड उसमें से उन्होंने एक एक कीवर्ड पकड़ लिया जिसका उन्होंने फर्स्ट लेटर ले लिया और ये शॉर्ट फॉर्म बना दी। ऐसे ही एविडेंस में काफ़ी अब तो आई थिंक पॉपुलर हो गए हैं। सेक्शन 8 है, उनकी एब्रीविएशन बन गए हैं, PCM हो गया है, एंड ऑल दीज एब्रीविएशन जो है इनसे आपको याद करने में काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है इनको याद कर लोगे तो आप इनसे रिलेट कर सकते हो कि व्हाट इज द बिगर पिक्चर। और दूसरा मैं मानता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ को प्रॉपर अच्छे तरीके से याद करना है तो आपको उसकी एक तो माइन्यूट डिटेल्स सारी इन डेप्थ पता होनी चाहिए। मतलब पूरी बेयर एक्ट की आपकी प्रिपरेशन तब साउंड होगी जब आपको पूरी बेयर एक्ट की माइन्यूटेस्ट और माइन्यूटेस्ट डिटेल भी पता है और साथ ही साथ आपको उस बेयर एक्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी याद है। तो अगर आपसे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन आंसर दोज ऑल्सो, एंड अगर आपसे कोई पर्टिकुलर मे या शैल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें जैसे आजकल जुडिशरी में आते हैं कि वेदर दिस पावर हैज टू बी एक्सरसाइज कंपल्सरीली और वेदर दिस पावर इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, तो वो पर्टिकुलर वर्ड्स भी आपको पता हो और ओवरऑल इंडेक्स नॉलेज भी हो, तब आपकी प्रिपरेशन साउंड होगी। प्रोसीजरल लॉ पे आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रोसीजरल लॉ किस तरह आपने प्रिपेयर किया या किस तरह आपको पढ़ाया गया, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ बहुत ही लेंथी माना जाता है और जैसे CPC सिविल प्रोसीजर कोड हो गया या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, तो उसको बहुत ही लेंथी मानते हैं स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल कि किस तरह ट्रायल होगा, कैसे प्रोसीजर चलेगा, एविडेंस टेकिंग, तो उसमें आपने कैसे कंपाइल अप किया कि आप उसको तरीके से या एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में आप उसे याद कर सकें, क्रोनोलॉजी बन सके? ये चीज़ें मेरे को काफ़ी जो एम्बिशन से मटेरियल मिला था उन्होंने मेरे को काफ़ी इस चीज़ को समझने में भी हेल्प करी। उसके अलावा जो यहाँ पे एम्बिशन में फैकल्टी है, स्पेशली आलोक सर, उनका जो पढ़ाने का तरीका है उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। जब वो आपको ये प्रोसीजरल लॉ समझाते हैं तो वो आपको एक प्रॉपर पिक्चर की तरह समझाते हैं। अच्छा, एक स्टोरी के फॉर्म में। हाँ, एक स्टोरी के फॉर्म में एक टाइमलाइन बना देते हैं कि इस टाइमलाइन का सबसे पहला इवेंट ये है, उसके अंदर ये चीज़ें होंगी, उसके बाद ये चीज़ होगी, और अगर कोई सेक्शन ऐसे है जो फर्स्ट स्टेज से रिलेटेड है तो वो भी आपको वो उसी टाइम बता देंगे कि ये वाला सेक्शन इस सेक्शन के साथ लिंक करके पढ़ना है आपको। तो उस चीज़ों से काफ़ी आसान हो जाता है प्रोसीजरल लॉज पढ़ना। वो मतलब एक तरीके से आपको स्टोरी की फॉर्म में समझ आने लग जाता है, तो यू कैन रिलेट टू इट। लाइक अ स्टोरी, एक आपके प्रोविजंस बिल्ड होते जाते हैं कि आपको किस किस तरह से उसको पढ़ना है, समझना है, एंड इट बिकम्स इजियर फॉर अ स्टूडेंट टू रिमेंबर दोस प्रोविजंस, दोस सेक्शंस कि कैसे आप उसको लाइन अप करें। राइट। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें आपने समझाई, आपने बताया कि किस तरीके से आपके कोचिंग की, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की टीचिंग टेक्निक्स ने आपको बहुत हेल्प किया, मटेरियल ने हेल्प किया, ट्रिक्स आपने फॉलो की जो आपको सर बताया करते थे। आपने बताया कि मोटिवेशनल रहना कितना ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए अपनी लाइफ में, अगर वो कोई एम एस्पायर कर रहा है। तो इससे सबको एक मैसेज जाना चाहिए कि अपनी लाइफ में आपको मोटिवेटेड रहने के लिए अपने उस एम को याद करते रहना होगा जो आपने अपने लिए चूज़ किया था, या आपने क्या इंस्पायर किया था अपने लिए कि आपको क्या बनना है। जैसे कि आपने कहा कि मैंने अपनी नोटबुक में ये लिख लिया था दैट आई वांट टू बी अ जज समडे, और मुझे जज बनना है एंड आई वांट टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर। तो कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर एक भरोसा दिखाया था कि हाँ, आपको जज बनना है, और आपने बन के दिखाया। आज आप यहाँ बैठे हैं, सबको बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, तो यू हैव अकम्प्लिश्ड दैट गोल जो आपने अपने लिए चूज किया था। तो अपनी लाइफ में आप क्या समझते हैं कि ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था या ऐसा कौन सा एक इंसिडेंट था जिसने, कि हर लाइफ में एक इंसिडेंट होता है, तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसने आपको ये पुश किया कि नहीं, अब मैं इस गोल से पीछे नहीं हट सकता एंड आई हैव चूजन अ राइट पाथ और राइट गोल फॉर मी? एक ऐसा सिंगल इंसिडेंट। आई थिंक ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैंने एक बहुत
जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मैंने एक बहुत रीजन डिसीजन लिया था। हम्म, मैंने इवैल्यूएट करा कि दोनों साइड बेंच के लाइफ एज अ जज एंड लाइफ एज एन एडवोकेट कैसी होती है, एंड उसके बाद मैंने ये डिसाइड करा था कि आई वांट टू परस्यू दिस पोजीशन, दिस सर्विस एज अ करियर। तो मेरे लिए वो था। उसके अलावा जब मैंने देखा कि एक टाइम आया था जब आई वॉज स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग ये कोविड पीरियड में भी, व्हेन यू आर वर्किंग विद अ ट्रायल कोर्ट एडवोकेट, तो आपके पास काम काफ़ी कम हो गया था। कोर्ट्स वर्चुअली वेंट टू अ हॉल्ट जब इनिशियली ये ऑनलाइन प्रोसीडिंग वगैरह नहीं स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम पे एक रियलाइजेशन आती है कि इफ़ आई अचीव दिस पोजीशन, थिंग्स वुड बिकम सो मच ईजियर फॉर मी, एंड नॉट ओनली ईजियर फॉर मी बट थिंग्स वुड बिकम सो मच कंफर्टेबल फॉर माई पेरेंट्स। मैं उनके लिए कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी आसान कर दूंगा अगर मैं ये पोजीशन पे आ जाता हूँ। उनकी मैं कितनी सारी जो लाइफ की स्ट्रेस है, एवरी पेरेंट वांट्स टू सी देयर चाइल्ड अचीव स्टेबिलिटी एंड अचीव सक्सेस। और सबसे ज़्यादा टेंशन हर पेरेंट के लिए यही होती है कि उनका आगे जो बच्चा है वो कुछ कर ले लाइफ में अच्छा और अपने आप को एस्टैब्लिश कर ले। तो जब आप ये बातें आपके माइंड में आने लग जाती हैं, when you start thinking about others before yourself, then I think it is the right time to choose judiciary as the right career for you and serve the nation in the best possible way, I think. बहुत ही अच्छी बात कही आपने यशु, और मैं ये मानती हूँ, और ये क्वालिटी जो आपने अभी ये लाइन बोली, दैट वन शुड थिंक अबाउट अदर्स बिफोर वन सेल्फ, तो मुझे लगता है शायद यही क्वालिटी आपको आपके इस करियर में बहुत दूर तक लेके जाएगी। क्योंकि जब कोई इंसान जज बनता है, एक जुडिशियल सर्वेंट बनता है, तो उसे पहले सोसाइटी के लिए सोचना होता है और फिर अपने लिए सोचना होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ रैंडम पोस्ट जो आपने एक हासिल कर ली है। ये वो पोस्ट है या वो सीट है जो आपने बहुत मेहनत से अर्न की है, और यहाँ पर आपको औरों के लिए ही पहले सोचना है, जस्टिस के लिए पहले सोचना है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके, इनफैक्ट अब मैं कहूँगी कन्वर्सेशन करके। और लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप एक लाइन में सभी एस्पिरेंट्स को जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको अपनी तरफ से एक मैसेज दें कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, और या आप अपनी तरफ से उनको एक कौन सा छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जो पूरे इस ड्यूरेशन में, मेरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में मैंने एक चीज़ सीखी है, वो ये है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। एंड उस हार्ड वर्क को अगर कोई चीज़ आसान बनाती है तो वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट। तो आई थिंक when a student is preparing, he should wake up in the morning, prepare a daily schedule कि उसके लिए आज का टारगेट क्या है, उसको वो टारगेट कैसे अचीव करना है। अगर ये चीज़ें आप करने लग जाते हैं तो आपकी हार्डवर्क जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड आपकी प्रिपरेशन जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि आप डेली अपने आप को चेक करोगे कि आपने जो टारगेट सोचा था वो आपने अचीव करा और डिड यू वेस्ट योर टाइम। और क्योंकि ये प्रिपरेशन आपको खुद करनी है ज़्यादातर, तो इससे आपको एक चेक्स एंड बैलेंसेस मिलते रहते हैं। एंड एज अ पार्टिंग मैसेज आई वुड लाइक टू give a message of encouragement to all the students that always remember that the man on top of the hill didn't just fall there. He had to put in that effort to climb the hill, और उसके बाद ही वो वहाँ पहुँचा है। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने। और मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स ये समझ गए हैं, या एस्पिरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कि लाइफ में कंटिन्यूटी का, मोटिवेटेड रहने का कितना ज़रूरत है, कितना एसेंशियल है एक एस्पिरेंट के लिए जो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं है, इसके लिए कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। और जैसा कि अभी याशु जी ने कहा कि आप अपनी लाइफ में कभी भी ये नहीं सोच सकते दैट यू हैव फॉल डाउन, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट द थिंग। इफ़ यू विल कीप मूविंग देन यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, यू विल रीच योर गोल। So thank you very much and many congratulations for your achievement, and we wish कि आप अपनी लाइफ में आगे और अच्छा करें और अपनी फैमिली को और इस नेशन को अपने ऊपर प्राउड फील कराते रहें। Thank you, ma'am. It was a pleasure.